वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 5 अक्टूबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जानकारी है आईडीएमपी 3 के बारे में, इंटीग्रेटेड डेली एमसीक्यू प्लस मींस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, जहां पर एक सर्टेन प्लानर के साथ टारगेटेड वे में आपकी प्रिपरेशन करवाई जाती है। यहाँ पर आपको 20 एमसीक्यूज रोज सॉल्व करने होते हैं और 2 मींस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस के फॉर्म में सॉल्व करना होता है और वीकली आपको 100 एमसीक्यू टेस्ट अटेन करना होता है। कुल मिला के प्रैक्टिस बेस्ड प्रिपरेशन होती है आईडीएमपी के तहत। जो आपकी फ्रेश बैच है वो 10 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट होने वाली है। अगर आप इसके बारे में कोई एडिशनल जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर यूआर 2.0 या 2.0 के बारे में है। हम सभी के मन में कई सारे ख्याल आते हैं, उनमें कभी न कभी हो सकता है आपके मन में एक ख्याल ये भी आया हो कि कैसा हो कि आप एक राइटर बन जाएं। कई सारे लोगों के मन में एक ख्याल आता है और लिख दें एक बढ़िया सी किताब जो पूरे इंडिया में या पूरी दुनिया में फेमस हो जाए, जिससे लोग जान जाएं कि आप कितने बढ़िया ऑथर हैं। हो सकता है आप इतने अच्छे ऑथर ना हो, लेकिन अगर आपके अंदर ये बेसिक स्किल है तो गवर्नमेंट आपको ट्रेन कर सकती है ताकि आप एक अच्छे राइटर बन सकें। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन ने भी हाल ही में पीएम स्कीम फॉर मेंटरिंग यूआर 2.0 को लॉन्च किया है। मतलब इसका पहला वर्जन लॉन्च हो चुका था, ये इसका दूसरा पार्ट है जिसे लॉन्च किया गया है। क्या है ये ऑथर मेंटरशिप प्रोग्राम है। अगर आपके अंदर स्किल है कि आप अच्छी किताबें लिख सकते हैं तो गवर्नमेंट की ओर से आपको मेंटरशिप दी जाएगी, ट्रेन किया जाएगा ताकि आप बढ़िया ऑथर बन सकें। ध्यान दीजिए, इसमें जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है उसकी उम्र 30 साल से कम होनी चाहिए। मतलब सरकार का टारगेट ये है कि यंग ऑथर्स को या बडिंग ऑथर्स को चूज किया जाए ट्रेन करने के लिए। उनमें रीडिंग, राइटिंग और बुक कल्चर को प्रमोट किया जाए, जहां पर वो इंडिया को प्रोजेक्ट कर सकें अपनी राइटिंग्स में, जिन्हें ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंटेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जा सके। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का ये इनिशिएटिव है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। थीम रही इस बार की डेमोक्रेसी, इंस्टीट्यूशंस, इवेंट्स, पीपल, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इस पूरे स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये स्कीम कैसे काम करती है, देखिए 75 ऑथर्स को सेलेक्ट किया जाएगा ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट के माध्यम से। आप अपनी राइटिंग सबमिट करेंगे, देखा जाएगा कि उसमें क्वालिटी है या नहीं है, आपको ट्रेन किया जा सकता है अथवा नहीं। मतलब बेसिक एप्टीट्यूड तो होना चाहिए ना राइटिंग का या ऑथर बनने का। उसके बाद जो एमिनेंट ऑथर या मेंटोर्स हैं वो आपको ट्रेन करेंगे कि किताबें कैसे लिखी जाती हैं। जो बुक आप प्रिपेयर करेंगे उसे बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश किया जाएगा। कई सारी इंडियन लैंग्वेजेस में उसे ट्रांसलेट भी किया जाएगा ताकि कल्चर और लिटरेचर जो भारत का है उसे प्रमोट किया जा सके, अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग उसे अटेन कर सकें। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत को प्रमोट करने का एक तरीका है। क्या फ़ायदे होंगे यूआर 2.0 स्कीम के? जो स्कीम है वो एक स्ट्रीम ऑफ राइटर्स को तैयार करेगी जिनके पास कैपेबिलिटी होगी इंडियन हेरिटेज, कल्चर और नॉलेज को रिप्रेजेंट करने की, उसे एक्सप्लेन करने की, समझाने की। जो स्कीम है वो एक विंडो प्रोवाइड करवाएगा एस्पायरिंग यूथ को, जो खुद में एक ऐसी कैपेसिटी को डेवलप कर पाएंगे ताकि वो इंडियन डेमोक्रेटिक वैल्यूज की कॉम्प्रिहेंसिव आउटलुक को लोगों तक पहुंचा सकें, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2022 के बारे में है। अगर मैं इंदौर का नाम लूं तो आपके मन में क्या आता है? भारत का सबसे साफ शहर। बिल्कुल, क्योंकि अभी तक ये भारत का सबसे साफ शहर रहा है, स्वच्छ शहर रहा है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने हाल ही में अवार्ड्स प्रेजेंट किए आज़ादी @75 स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में। देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण एक कॉम्पिटिटिव मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क है जहां पर अर्बन इंडिया में हाइजीन आउटकम को एक्सेलरेट करने की कोशिश की जाती है। एक कल्चर इंडिया में जनरेट करने का प्रयास किया जा रहा है शहरों के बीच में, स्टेट्स के बीच में, कि वो compete करें कि कौन कितना साफ है। इस मिशन की शुरुआत 2014 में की गई थी, स्वच्छ भारत मिशन के भीतर ही 5 साल का टाइम फ्रेम तैयार करके। जो फ्रेमवर्क था वो ये था कि शहरों को और स्टेट्स को एक कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म पर लेकर आया जा सके ताकि वो अपनी क्लीनलीनेस की जो परफॉर्मेंस है उसे बेटर कर सकें। और इसमें जब compete करने की बात आती है तो इंदौर ने हमेशा से बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है और इंदौर एक बार फिर से भारत का सबसे साफ शहर साबित हो गया है। इसके माध्यम से मदद मिलती है कि हम सस्टेनेबल सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट की ओर आगे जा सकें। प्रेरक दौर सम्मान एक नया अवार्ड या एक नया अवार्ड की कैटेगरी है जिसको ऐड किया गया है। 5 कैटेगरी में इसके भीतर या 5 लेवल्स पर अचीवमेंट के इसके भीतर अवार्ड्स दिए जाएंगे, जिनके नाम हैं दिव्य, अनुपम, उज्जवल, उदित और आरोही।
प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज और एस्पायरिंग, ये कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं। जो एनुअल क्लीनलीनेस सर्वे है उसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इस बार का जो रैंकिंग आया है उसमें वही बात है कि जो टेबल है इसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से इस बार रैंकिंग जो है वो डिसाइड की गई है। यहाँ पर देखेंगे तो 6वीं बार लगातार इंदौर को इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी का तमगा दे दिया गया है। यहाँ पर देखिए इंदौर फर्स्ट रैंक पर है, सूरत सेकंड पर, नवी मुंबई थर्ड पे। स्टेट्स की बात करें तो मध्य प्रदेश सबसे टॉप पर है, देन छत्तीसगढ़, देन महाराष्ट्र। तो ये है रैंकिंग, आप जानते रहिए अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है तो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कम्युनिटी रिजर्व के बारे में है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कई सारे कम्युनिटी रिजर्व्स की संख्या बढ़ रही है। इसको लेकर एक क्वेश्चन मार्क रेज किया जा रहा है कि कहीं ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बैकडोर एंट्री तो नहीं है, जहां पर वो जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइबल्स हैं उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एम्बिट में ले रहे हैं, मतलब जो उनका फॉरेस्ट है उसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपने एम्बिट में ले रहा है। ये कैसे होता है समझिए। जो कम्युनिटी रिजर्व होता है उसे यूजुअली जो लोकल विलेज काउंसिल होती है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होते हैं, दोनों एक एमओयू साइन करके तैयार करते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जाता है ट्राइबल्स को समझाता है कि देखिए अगर हम इसे एक डिक्लेयर कर देंगे कम्युनिटी रिजर्व तो इस पूरे एरिया का प्रोटेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा, इससे आपको भी फायदा होगा। बट एक्चुअली में ऐसा करने के बाद उन ट्राइबल्स के राइट्स छिन जाते हैं। कम्युनिटी रिजर्व प्रोटेक्टेड एरियाज की कैटेगरी में आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मरीन प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कंजर्वेशन रिजर्व्स आते हैं। ये सभी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के एम्बिट में रेगुलेट किए जाते हैं फिर, और कम्युनिटी रिजर्व भी उसी के एम्बिट में आता है। एक बार किसी फॉरेस्ट लैंड को कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर कर दिया जाए तो उसका जो गवर्नेंस है वो सीधे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में आ जाता है, जबकि जो नॉर्मल जंगल का एरिया होता है उसे लोकल विलेज की काउंसिल गवर्न करती है। एक फॉरेस्ट को जब कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर कर दिया जाता है तो लोगों के अधिकार बड़े सीमित हो जाते हैं, जैसे वो वहां पर हंटिंग नहीं कर सकते, वहां पर वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, केवल झूम कल्टीवेशन किया जा सकता है जहां पर जगह बदल बदल के कल्टीवेशन करने की प्रक्रिया फॉलो की जाती है। विलेज काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं उनको ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले कन्विंस कर लेते हैं कि चलो एक एमओयू साइन करके इसे कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर कर देते हैं। उन्हें इस तरीके से बताया जाता है कि इससे आपको फायदा होगा। जो काउंसिल के मेंबर्स होते हैं वो इन जनरल इलिटरेट होते हैं, वे समझ नहीं पाते हैं कि जिस तरीके से उनको कन्विंस करके इसे कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर करवाया जा रहा है उसके बाद उनके राइट्स छिन जाएंगे और वो साइन कर देते हैं। कम्युनिटी रिजर्व की संख्या का बढ़ना, ट्राइबल्स के राइट्स का कम होना, ये बिल्कुल पैरेलली चलते हैं। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट रीजन में जब कम्युनिटी रिजर्व की संख्या बढ़ रही है तो क्वेश्चन मार्क रेज किए जा रहे हैं कि क्या सच में कंसेंसस बिल्ड हो रहा है या उन्हें कन्विंस करके समझा बुझाकर उनके जंगल के एरिया को कम्युनिटी रिजर्व में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। तो ये पूरा इशू न्यूज में रहा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बारे में है। 6000 पेड़ों को इलीगली काटा गया है पाखरो टाइगर सफारी प्रोजेक्ट के लिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के भीतर, ऐसा एक रिपोर्ट में बताया गया है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के। इसी रेफरेंस में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व न्यूज में रहा है। अगर आप इसके लोकेशन की बात करें तो ये आपको उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। प्रोजेक्ट टाइगर यहीं से इंप्लीमेंट करना शुरू किया जाता है 1973 में। ये पहला नेशनल पार्क था इंडिया का जहां पर प्रोजेक्ट टाइगर को इंप्लीमेंट किया गया 1973 में। जो कोर एरिया है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का उसमें आपको कॉर्बेट नेशनल पार्क मिलेगा और बफर एरिया में कुछ रिजर्व फॉरेस्ट में मिलेंगे जहां पर सोन नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी शामिल है। रामगंगा, सोन नदी, मंडल, पलान और कोसी ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो इस रिजर्व से पास करती हैं। 500 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। 230 टाइगर मिलते हैं हमें यहाँ पर और दुनिया में हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी यहीं पर है, मतलब पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में 14 टाइगर हैं। ये संख्या काफ़ी ज़्यादा डेंस है। फ्लोरा की बात करें तो डेंस मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे 600 स्पीसीज मिलती हैं प्लांट्स की, जिनमें ट्रीज, श्रब्स, फर्न्स, ग्रास, क्लाइंबर्स, हर्ब, बम्बू ये सब शामिल हैं। साल, खैर, सीसू ये मोस्ट विजिबल ट्रीज हैं जो आपको कॉर्बेट में मिलेंगे। फोना की बात करें तो टाइगर्स तो मिलते ही हैं, इसके अलावा लेपर्ड्स भी मिलते हैं, कई सारे अन्य मैमल भी मिलेंगे जैसे कि जंगल कैट, बार्किंग डियर, स्पॉटेड डियर, सांभर डियर, स्लोथ, ये सब वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। कुछ अन्य प्रोटेक्टेड एरियाज भी उत्तराखंड में आपको मिलेंगे जैसे कि नंदा देवी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क,
इन दोनों को मिलाइए, जैसे कि वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क, तो इन दोनों को मिलाकर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। फर्दर राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद नेशनल पार्क, ये सारे आपको उत्तराखंड में ही मिलेंगे। क्या इस संबंध में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? देखिए यहाँ पर 2020 में प्रश्न पूछा गया था, जितने भी टाइगर रिजर्व आपको लिस्ट आउट करके बताए गए हैं, इनमें से विच वन हैज लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट में सबसे बड़ा एरिया किसका है? सही जवाब सी था, नागार्जुन सागर श्रीसलिंग, तो सी इसका आंसर था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम के बारे में है। इस स्कीम को लॉन्च किया गया है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के द्वारा। ये एक संस्था है, एक बॉडी है जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के तहत काम करती है। इन्होंने ही ऑफिशियली लॉन्च किया है इस TTDF स्कीम को, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। ये जो स्कीम है ये रूरल स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस को बढ़ावा देने का काम करेगी। रूरल एरिया में टेलीकॉम की सर्विसेज और स्मूथली जाएं, इसका प्रयास किया जाएगा अंडर दिस फंड, जहां पर मदद दी जाएगी एकेडमिया, स्टार्टअप, रिसर्च इंस्टीट्यूट, ताकि एक ऐसा बिल्डअप तैयार किया जा सके जिससे टेलीकॉम इकोसिस्टम रूरल एरिया के लिए ज़्यादा कंपैटिबल बन जाए। एडिशनली जो स्कीम है वो टेक्नोलॉजी ओनरशिप को प्रमोट करती है, मतलब हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें जो इंडियंस के द्वारा ओन किया जाए और हम इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर करें एसोसिएटेड इंफ्रा को। हम एक टेक्नोलॉजी को इनोवेशन का कल्चर तैयार करें जहां पर दो संस्थाएं, दो इंडिविजुअल्स मिलकर कोई इनोवेशन कर रहे हों। इंपोर्ट को रिड्यूस किया जाए, जो हम टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित किसी सामान को किसी अन्य देश से इंपोर्ट कर रहे हैं हम इसे रिड्यूस करें। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी को बूस्ट किया जाए और हम नए नए इनोवेशन करके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को जनरेट करें। इस स्कीम के तहत जो USOF है वो ऐसे स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने का प्रयास कर रही है ताकि हम रिसर्च, डिज़ाइन, प्रोटोटाइपिंग, यूज केसेस, पायलट्स, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, इन सभी के लिए एक बढ़िया सा इकोसिस्टम डेवलप करें। आपने कोई कॉन्सेप्ट तैयार किया है तो आप उसको प्रूव करिए, दैट इज कॉल्ड प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, ताकि पता चल सके कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जा सकता है कि नहीं। आप उसे पायलट बेसिस पर टेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए एक बढ़िया सा इकोसिस्टम जरूरी होता है, उसका प्रयास किया जाएगा अंडर दिस स्कीम। बात करते हैं यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के बारे में, जिन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है। इसे पार्लियामेंट के एक एक्ट के माध्यम से अप्रैल 2002 में बनाया गया था। इंडियन टेलीग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2003 का इस्तेमाल किया गया इसके लिए। फर्दर इसका बेसिक काम यह है कि ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएं टेलीकॉम सर्विसेज के रेफरेंस में, ताकि ये रूरल और रिमोट एरियाज तक भी पहुंचे। नहीं तो फिर ये जो टेलीकॉम कंपनीज हैं ये तो केवल अर्बन एरियाज तक ही अपने स्प्रेड को सीमित रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इन्हें फायदा होगा। ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का एक अटैच्ड ऑफिस भी है। USOF जो है वो एक नॉन लैप्सेबल फंड के पूल के तौर पे काम करता है। जो इसमें पैसा होता है वो कभी लैप्स नहीं होता, उसका इस्तेमाल रूरल एरिया में, रिमोट एरिया में जो टेलीकॉम सर्विसेज हैं उन्हें एक्सपेंड करने के लिए किया जाता है। अब इसमें पैसा आता कहाँ से है? जो लेवी अमाउंट इसमें आता है वो पहले जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। देखिए अब लेवी अमाउंट कैसे आएगा। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड में एक्चुअली में जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, जियो, इन सभी लोगों को पैसा देना होगा। जो इनका एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी कि AGR होता है उसका 5% इनसे ले लिया जाता है। अब AGR क्या होता है? देखिए टोटल रेवेन्यू होता है। जो टोटल रेवेन्यू होता है उसमें आप कुछ एडजस्ट करते हो, जैसे आपका कुछ खर्चा हुआ तो आपने खर्चा उसमें से माइनस कर दिया तो आ जाता है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। तो जो AGR आएगा उसमें 5% आपको देना पड़ेगा यूनिवर्सल सर्विस लेवी के तौर पे। ये लेवी सीधा इस फंड में नहीं जाता, ये जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में और उसके बाद पार्लियामेंट इस पैसे को डाल देती है USOF में। तो मतलब जो ये 5% लेवी लिया जाता है इनसे, ये सीधा फंड में नहीं जाता, पहले जाएगा CFI में और CFI से पार्लियामेंट इसको USOF में डाल देगी और वो नॉन लैप्सेबल रहेगा जिसका इस्तेमाल किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के बारे में है। इन्होंने अभी हाल ही में अपना 81st फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। इसे स्टैब्लिश किया गया था 1942 में। ये भारत का लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। पैन इंडिया प्रेजेंस है इनकी, 37 नेशनल लेबोरेटरीज हैं, 39 आउटरीच सेंटर्स हैं जिसके माध्यम से ये सभी लोगों तक पहुंचते हैं, 3 इनोवेशन कॉम्प्लेक्स हैं और 5 यूनिट्स हैं। हेडक्वार्टर्ड है ये न्यू दिल्ली में। इसे फंडिंग मिलती है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक से और ये एक ऑटोनॉमस बॉडी की तरह ऑपरेट करता है अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। जो CSIR है वो कई तरीके की स्ट्रीम्स को कवर करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि रेडियो एंड स्पेस फिजिक्स, ओशनोग्राफी, जियोफिजिक्स, केमिकल, ड्रग, जेनोमिक्स, बायोटेक, मतलब ये सारे फील्ड्स कवर होते हैं साइंस के।
माइनिंग, एरोनॉटिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक, ये सारे ही। ये सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन भी प्रोवाइड करवाते हैं, सोसाइटल एफर्ट्स भी करते हैं, जिसमें इन्वायरमेंट, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, फूड, हाउसिंग, एनर्जी, फार्म और नॉन फार्म सेक्टर के लिए भी रिसर्चेस की जाएं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रेसिडेंट इसके होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये एक्स ऑफिशियो होते हैं। जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो इस संस्था का प्रेसिडेंट बन जाएगा। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इस संस्था के, वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक होते हैं, ये भी एक्स ऑफिशियो पोस्ट है। जो गवर्निंग बॉडी होती है, मतलब जो इस संस्था के डायरेक्टर जनरल होते हैं, वो इसकी गवर्निंग बॉडी को हेड करते हैं। 15 मेंबर की इसका एक एडवाइजरी बोर्ड होता है, जो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स को मिला के बनाया जाता है। ऑब्जेक्टिव ये है कि भारत में साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च को बढ़ावा दिया जाए जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हों। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के बारे में है। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन काफी दिनों से न्यूज में है, बिकॉज वहां पर अभी तक 4 लीक हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो एनर्जी सप्लाई रशिया से यूरोप को आती है वो डिस्टर्ब हुई है। यूरोप को अब उम्मीद है कि हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में ये जो पूरा मामला है इसे रिजॉल्व कर दिया जाए, जो डैमेजेस हुए हैं हम उन्हें कवर कर ले जाएं और नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के माध्यम से एक बार फिर से रशिया से एनर्जी मिलनी शुरू हो जाए यूरोप को। 4 अभी तक लीक्स देखे गए हैं। जो अभी तक जानकारी आ रही है उसके मुताबिक एक्सप्लोजिव्स के माध्यम से वहां पर डिस्ट्रॉय किया गया है पाइप के कुछ हिस्सों को, जिसकी वजह से ये लीक्स हुए हैं और इसमें भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल किया गया है। इन लीक्स के बाद लगातार आरोप लगाया जा रहा है वेस्ट के द्वारा रशिया के ऊपर, रशिया के द्वारा वेस्ट के ऊपर। रशिया के ऊपर आरोप लगाया गया कि आपने इन पाइप्स को डिस्ट्रॉय किया ताकि यूरोप की एनर्जी सप्लाई को ब्लॉक किया जा सके। रशिया कहता है कि वैसा क्यों करेगा जब उसके पास एक ऑफ बटन है, वो चाहेंगे तो सप्लाई रोक देंगे, उनका कोई कर भी क्या लेगा। तो उन्हें पाइप को डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं है, इसको डिस्ट्रॉय किया गया है अमेरिका के द्वारा। ये लीक्स उनके द्वारा की गई हैं क्योंकि अमेरिका हमेशा से इस पाइपलाइन का विरोध करता रहा है, क्योंकि अमेरिका को ऐसा लगता है इस पाइपलाइन के माध्यम से एनर्जी डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज की बढ़ रही है, इसीलिए वो नहीं चाहते कि ये पाइप्स ऑपरेशनल रहें। नॉर्थ स्ट्रीम में देखिए 2 पाइप्स चलती हैं। ये एक सब सी एक्सपोर्ट गैस पाइपलाइन है जो 1200 किलोमीटर की है। ये बाल्टिक सी से होते हुए रशिया को यूरोप से कनेक्ट करती है। यहां पर देखिए 2 पाइपलाइन है। यहां पर एक पाइपलाइन जो है वो वाइबॉक्स से स्टार्ट होती है, ये ग्रीन कलर की है, ये ऑपरेशनल है। ये ग्रेफ्सवॉल्ड का जो एरिया है जर्मनी का, वहां पर आती है। दूसरी जो पाइपलाइन है जिसे नॉर्थ स्ट्रीम 2 कहा गया है, ये उस लुगा से स्टार्ट होती है रशिया के, और ये भी जर्मनी के इसी हिस्से में आके जुड़ जाती है। हालांकि जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है ये अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुई है, इसका काम लगभग कंप्लीट हो चला है बट अभी ऑपरेशनल नहीं है। लेकिन नॉर्थ स्ट्रीम 1 ऑपरेशनल है और उससे लगातार गैस की सप्लाई होती रहती है। इसमें जो गैस आता है इन पाइप्स के माध्यम से, वो गैस कॉन्डेंसेट डिपॉजिट जो वेस्टर्न साइबेरिया का है वहीं से यूरोप को सप्लाई किया जाता है। जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है ये बाल्टिक सी से होते हुए, यहाँ पर देखिए जो वाइबॉक का एरिया है रशिया का, वो जर्मनी के ग्रिफ्सवॉल्ड के पास में जो लुब्मिन का एरिया है उसको कनेक्ट कर देता है। ठीक है, पाइपलाइन जो है इसे नॉर्थ स्ट्रीम एजी ने बनाया है, वही इसको ऑपरेट करते हैं। ये रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और जर्मनी के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को क्रॉस करता है। रशिया, डेनमार्क और जर्मनी के टेरिटोरियल वाटर से भी होकर गुजरता है। नॉर्थ स्ट्रीम 1 को 2011 में कंप्लीट कर लिया गया। नॉर्थ स्ट्रीम 2 कंप्लीट हो गया 2021 में, हालांकि अभी तक इसे ऑपरेशनल नहीं बनाया गया है। तो ये तो मामला हो गया। आइए रिवीजन कर ले रहे हैं। यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर, इस स्कीम को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये इनिशिएटिव है। कम्युनिटी रिजर्व फॉर्म किया जाता है लोकल विलेज काउंसिल और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के MOU के द्वारा, ये तो सही है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आसाम में है, शुद्ध रूप से गलत है, उत्तराखंड में है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, इसमें जो पैसा होता है वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाता है, गलत है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, उसके बाद ये इस फंड में जाता है USOF में। CSIR, इसके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो कि एक्स ऑफिशियो पोस्ट है, ये सही है। तो हमारा आज का ये सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।